हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को ये पूरा ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है ये इंक्रीज़ करेगा। जो भी देखिए नेशनल जितने भी नेशनल कमीशंस हैं, चाहे वो एसटी पर हो, ओबीसी पर हो, या फिर मैंने जब माइनॉरिटी पे जो अपना वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने माइनॉरिटी के लिए जो अलग से कमीशन बनाया है उस वीडियो में पूरा डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पर होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पर पूरी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का विषय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान में इसके बारे में कहाँ कहा गया है या कहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए, संविधान में अनुसूचित जातियों की परिभाषा नहीं दी गई है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, इनकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 341 है वो इन जातियों को विनिर्दिष्ट करने की जो पावर है कि कौन से लोग हैं जो अनुसूचित जाति में आएंगे, ये देता है प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। प्रेसिडेंट एक लोक अधिसूचना निकालेंगे, एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और उन जातियों को इसमें वो सम्मिलित कर सकते हैं जो संविधान के प्रयोजनों के लिए, है ना, अनुसूचित जातियां जिनको समझी जाए। तो ये तय करना या ना करना कि कोई कास्ट आपकी शेड्यूल्ड कास्ट में आती है या नहीं, ये प्रेसिडेंट पर छोड़ दिया गया है, वो भी एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकालकर। अगर ऐसी अधिसूचना किसी राज्य से संबंधित है, मान लीजिए किसी स्टेट से संबंधित है, किसी स्टेट के बारे में निकाली जा रही है, तो वहाँ प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उस स्टेट का जो गवर्नर हैं उनसे परामर्श ले लें। तो आशा करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डेफिनेशन तो कहीं पर दी नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्रेसिडेंट को पावर दी गई है पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और इसी आर्टिकल का जो दूसरा खंड है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो इसका खंड 2 ये कहता है कि खंड 1 में जो नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जो अधिसूचना निकाली जाती है, उस लिस्ट के अंदर संसद क्या करेगी, विधि के द्वारा किसी जाति के समुदायों को, जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको शामिल कर सकती है या उनको निकाल भी सकती है। अब दूसरे खंड में पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है, वो भी विधि के द्वारा। ठीक, वो इस जाति की कोई समुदाय हैं उनको डाल सकती है उस लिस्ट में या उसमें से निकाल सकती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब कोई भी जाति इस अनुच्छेद के अंदर जनजाति है या नहीं, है ना, जाति है या नहीं, हमें राष्ट्रपति के द्वारा निकाली गई अधिसूचना पर ध्यान देना होगा। अनुसूचित जातियों की श्रेणी के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं। इस केस में कहा गया था, केस का नाम था भैयालाल वर्सेस हरिकृष्ण सिंह, 1965 का केस है। इसमें कहा गया था कि इस लिस्ट की मान्यता पर, इस आधार पर अगर हम चाहें तो आपत्ति उठा सकते हैं कि उसमें किसी उपजाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है। जाति के अंदर भी बहुत सारी उपजातियां होती हैं, है ना, एक तो कास्ट हो गया, बहुत सारी उपजातियां होती हैं। तो अगर किसी उपजाति को उसमें शामिल नहीं किया गया है तो इस आधार पर उसमें आपत्ति उठाई जा सकती है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर। ये क्या है? ये देखिए, एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 जो आर्टिकल 338 है उसके द्वारा किया गया है। ये जो आर्टिकल है ये अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 338 है उसमें कहा गया है भैया अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के को एक संवैधानिक निकाय भी इसी आर्टिकल के तहत बनाया गया है और वहाँ पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वो क्या करेगा अधिकारी? वो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन दिया गया है उससे संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनका वो निरीक्षण कर सकेगा और उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट होती हैं, जो भी प्रतिवेदन होते हैं, वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है और उसे अनुसूचित जाति का आयुक्त कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस विशेष अधिकारी को? अनुसूचित जाति आयुक्त कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि आखिरकार इस आर्टिकल में अनुसूचित जातियों को शामिल कैसे किया गया, कैसे अलग से एक नेशनल कमीशन बनाया गया।
तो देखिए क्या हुआ कि साल 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया। मतलब जो एसटी कैटेगरी के हैं और जो एससी कैटेगरी के हैं, दोनों के लिए एक ही आयोग बना दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया और नाम भी चेंज कर दिया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। फिर 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की जगह पर एक उच्च स्तरीय, है ना, एक बहुसदस्यीय, यानी जिसमें बहुत सारे मेंबर हो सकें, बहुसदस्यीय बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो सकें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। मतलब बहुत सारे मेंबर्स को मिला के एक नेशनल कमीशन बनाया गया उस आयोग के लिए। उस आयोग में जो अभी हमने नाम बदला हुआ पढ़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए। अब इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के साथ ही साल 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग की जगह ले ली। तो जिस आयोग का नाम बदल के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग किया गया था, उसमें 1990 में एक बार फिर से चेंज किया गया और विशेष अधिकारी की जगह पर एक बहुसदस्यीय बहुत ज़्यादा मेंबर्स वाला एक आयोग बना दिया गया और इसी आयोग ने जगह ले ली 1987 के आयोग की, जो सरकार ने बनाया था। इसके बाद आता है साल 2003, जिसमें 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इस राष्ट्रीय आयोग को फिर से दो भाग में बांट दिया गया। एक है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो हम नेशनल कमीशन आज डिस्कस करेंगे और उसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 338 में, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए भी नेशनल कमीशन। इसका प्रावधान कहाँ किया गया? 338A में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। तो एक तो हमें इसमें खास चीज़ ये निकलती है, एक तो हमें ये अमेंडमेंट याद रखना है, एक इसका ईयर याद रखना है, और दूसरी बात ये दोनों आर्टिकल्स हमें ध्यान रखने हैं। नया आर्टिकल जो बनाया गया था वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए था और जो पुराना आर्टिकल था उसे जाति आयोग के लिए छोड़ दिया गया। तो इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा नेशनल कमीशन है अनुसूचित जाति पर, उसमें कितने मेंबर्स या कितने व्यक्ति होते हैं। उसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है जो चेयरपर्सन होता है, दूसरा एक उपाध्यक्ष होता है और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें इसमें कुल 5 लोग होते हैं। अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा अपने सिग्नेचर से, है ना, हस्ताक्षर से, और अपनी जो स्टैम्प होती है वो मुद्रा लगाकर, जिसको हम मुद्रा बोलते हैं हिंदी में, तो अपने स्टैम्प से और अपने ऑर्डर से ही इनको नियुक्त करता है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की। इनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए वैसे तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका कार्यकाल, इनका जो टाइम पीरियड है, मतलब जो भी इनके काम का समय है, जो कार्यकाल है कि कितने वर्ष तक काम करेंगे, ये राष्ट्रपति जो है निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल भी देखिए निश्चित नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन अगर परंपरा के अकॉर्डिंग हम देखें तो इनका कार्यकाल होता है 3 साल का। तो 3 साल का जो है वो हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आयोग के कार्यों की। क्या क्या काम करता है आयोग? क्योंकि नेशनल कमीशन बनाया गया है अनुसूचित जाति के लिए, तो इसके कुछ काम भी तो होंगे। तो क्या क्या काम करता है? इसका पहला काम है अनुसूचित जातियां यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनका निरीक्षण करना एक तरीके से, उनकी जांच पड़ताल वो एक तरीके से, और उनका क्रियान्वयन की समीक्षा, मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं उन सब चीज़ों का, तो उसकी समीक्षा करना, उसको रिव्यू करना। रिव्यू का काम किसका है? आपका नेशनल कमीशन का है। दूसरा, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की पड़ताल और सुनवाई करना। अगर शेड्यूल कास्ट के हितों से लेकर उनके कल्याण का कोई उल्लंघन करता है और उस उल्लंघन करने वाले का कोई मामला है तो उसकी जांच करने का काम और उसकी सुनवाई करने का काम भी आपका नेशनल कमीशन का ही बनता है। तीसरा है अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं, जो भी स्कीम्स बनाई जाती हैं, उन स्कीम्स के बनाने के टाइम पर अपना सहयोग देना और उचित परामर्श देना कि जो भी स्कीम्स बनाई जाएंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, उस समय अपनी सलाह देना, उचित सलाह देना और अपना सहयोग देना, पूरा कोऑपरेट करना सरकार के साथ। चौथा है
अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में जो भी कदम उठाए जाते हैं, उनके प्रोटेक्शन के बारे में या उनके संबंध में जो भी काम किए जाते हैं, वो उसे राष्ट्रपति को हर साल उसकी एक रिपोर्ट पेश करना। तो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट ये पेश करते हैं हर साल। अगला है अनुसूचित जातियों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं उसका रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास और लाभ के लिए कोशिश करना, प्रयास करना। उनका सोशल डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके या उनको बेनिफिट हो सके, उनको लाभ हो सके, तो ये सब प्रयास कौन करता है? कमीशन करता है। इसके बाद अगर प्रेसिडेंट आदेश दे तो अनुसूचित जातियों की जो भी आपका सामाजिक आर्थिक विकास है या हितों का संरक्षण है या संवैधानिक संरक्षण है, तो उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब पूरा करना। ये काम उनको कौन सौंपता है? प्रेसिडेंट्स के द्वारा सौंपे जाते हैं। और उनके सोशल के लिए, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारे काम जो है ये आयोग ही करता है। इसके बाद आती है इसकी पावर्स। अब हम इसकी शक्तियाँ देख लेते हैं, क्या शक्तियाँ हैं आयोग के पास। तो देखिए, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है या किसी शिकायत की जांच करता है, मतलब आयोग को कोई जांच, मतलब एक तरीके से उसको कोई कंप्लेन की जाती है या वो उस कंप्लेन की जांच करता है, तो उसे सिविल कोर्ट की सारी पावर्स मिलती हैं। जो भी दीवानी न्यायालय के पास पावर होती हैं वही सारी पावर्स आपके आयोग के पास होंगी। पहला, अब वो क्या पावर्स हैं कि भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना। समन करना मतलब कोर्ट का एक ऑर्डर, आपको कोर्ट में हाजिर होना है। और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, एफिडेविट पर उसका एग्जामिनेशन करना, उसकी परीक्षा करना। दूसरा, कोई डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने के लिए कहना। किसी भी व्यक्ति को, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो मामले से संबंधित है, तो उसको पेश करने के लिए उससे कहना। जो एफिडेविट्स हैं उन पर एविडेंसेस लेना, जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनको लेना। चौथा, किसी न्यायालय से कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी फोटोकॉपी है, उसको मंगाना। ये भी इसकी पावर होती है, क्योंकि सिविल कोर्ट ये सारे काम कर सकता है, तो सिविल कोर्ट की सारी पावर्स ही जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो आपके विटनेस हैं, साक्षी हैं या दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनकी परीक्षा के लिए समन निकालना कि उनकी भी परीक्षा हो सके, उनका भी एग्जामिन हो सके। और उसके बाद कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रपति द्वारा उनको सौंपा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपके नेशनल कमीशन के कार्य भी देख लिए, उनकी पावर्स देख ली, उसके मेंबर, उनका कार्यकाल, उनकी नियुक्ति कौन करता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आज का वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं उन सबको सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।